अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 कम हेल एंड हाई वाटर जारी की है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह की जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं और जिन संस्थाओं के द्वारा ये रिपोर्टें तैयार की जाती हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन रिपोर्टों से, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इस रिपोर्ट में जलवायु अनुकूलन प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता पर बल, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त पोषण के संबंध में बल दिया गया है। एक तरह से देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत एशिया में आपको दिखाई दे रहा है। तो यूएनईपी की अगर हम लोग बात करें ना तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखिए 15 जून 1972 में हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो यूएनईपी है ना, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। तो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 के निष्कर्ष क्या है प्रमुख? तो अडेप्टेशन वित्त अंतराल, अडेप्टेशन वित्त अंतराल जो वित्त पोषण आवश्यकताओं एवं वास्तविक निधियों के बीच असमानता को दर्शाता है, बढ़ गया है। वर्तमान वित्त पोषण वर्ष 2022 के अनुसार आवश्यकताओं से काफी कम है और जिसमें केवल 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया, जो ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत अनुमानित आवश्यकताओं का केवल कितना है, 5% है। ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मेथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% तक कम करना है। यूएनईपी का अनुमान है कि विकासशील देशों को अनुकूलन के लिए 2030 तक प्रति वर्ष आप देखिए 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। वित्त पोषण की कमी, तो अनुकूलन वित्त पोषण अंतराल का केवल 1/3 हिस्सा ही ऐसे क्षेत्रों में है जो आमतौर पर निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित होते हैं और जिससे निजी निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, तो अंतर उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 में संकेत मिलता है कि वर्ष 2021 कितना, वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.6 डिग्री से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और वैश्विक आप देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान के बावजूद विकासशील देश जलवायु प्रेरित मौसम की घटनाओं में सबसे अधिक पीड़ित हैं। नेपाल, नाइजीरिया, चाड में हाल ही में आई बाढ़ से इन देशों की वित्तीय और ढांचागत कमजोरियों पर प्रकाश पड़ा है। राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं की प्रगति एनएपी की, तो 171 देशों की कम से कम एक अनुकूलन नीति है, लेकिन बिना अनुकूलन नीति वाले 26 देशों में से 10 देश इसे विकसित करने में रुचि नहीं रखते हैं। और जिससे आप देखिए एनएपी नियोजन एवं क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर प्रकाश पड़ता है। UNFCCC COP28 के प्रस्तुत वैश्विक जलवायु अनुकूलन हेतु यूएई फ्रेमवर्क के तहत अनुकूलन के क्रम में विषयगत लक्ष्य जैसे कृषि, जल, स्वास्थ्य निर्धारित किए गए, फिर भी इनका कार्यान्वयन धीमा बना हुआ है। यह अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है जिसका प्राथमिक लक्ष्य जलवायु अनुकूलन है। परिवर्तनकारी अनुकूलन, तो यूएनईपी द्वारा प्रतिक्रियात्मक से रणनीतिक अनुकूलन की ओर बदलाव का आह्वान किया गया और जिसमें परिस्थितिकी तंत्र संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। परिवर्तनकारी अनुकूलन की अवधारणा COP28 के दौरान विवादास्पद थी, लेकिन बढ़ते जोखिम से निपटने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवर्तनकारी अनुकूलन से तात्पर्य उन कार्यों से है जो वर्तमान प्रथाओं में मात्र समायोजन से परे संरचना या फिर कार्य में पर्याप्त परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। याद देखिए, विकासशील देशों हेतु जलवायु अनुकूलन वित्त पोषण में क्या चुनौतियां हैं? तो सीमित वित्तीय क्षमता, समुद्र के किनारे दीवार निर्माण, अनुकूल बुनियादी ढांचा
और जल सुरक्षा जैसी अनुकूलन परियोजनाएं विकासशील देशों के लिए वित्तीय रूप से बोझिल है। पैसे की कमी एक तरह से, विकसित देशों के योगदान में कमी। तो जलवायु समझौतों के तहत दायित्वों के बावजूद विकसित राष्ट्र वादा किए गए वित्तीय समर्थन, विशेष रूप से वर्ष 2020 के लिए निर्धारित 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने के में काफी पीछे हैं। उच्च ब्याज दर वाले ऋणों पर निर्भरता, वर्तमान वित्त पोषण का अधिकांश हिस्सा उच्च ब्याज दर वाले ऋणों पर आधारित है, और जिसमें ऋण बोझ बढ़ने के साथ प्राप्तकर्ता देशों पर वित्तीय दबाव भी बढ़ रहा है। COP29 अभी हाल ही में हुआ था ना, तो COP29 में वित्तीय प्रतिबद्धता की तत्कालिकता, वर्ष 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करने का लक्ष्य केवल आंशिक रूप से ही इस अंतराल को कम करने में सक्षम है। और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए प्रयास और प्रतिबद्धताएं क्या है? तो वैश्विक अगर प्रयास की बात करें तो ग्लासगो जलवायु समझौता और वित्त पोषण लक्ष्य को दोगुना करना, UNFCCC COP26 में विकसित देशों ने अनुकूलन वित्त को वर्ष 2019 के 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से वर्ष 2025 तक दोगुना करते हुए 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 2030 तक एक नया जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और ADB जलवायु अनुकूलन निवेश योजना कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक 2023, यह एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है जो ADB से संबंधित विकासशील सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलन निवेश योजनाएं बनाने में सहायता करता है। ADB के बारे में भी याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है। इस तरह के जितने भी संस्थान है ना, इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें सदस्य कितने हैं? 69 मेंबर देखने को मिलेंगे। UNDP अडेप्टेशन एक्सेलरेटर, तो UNDP अडेप्टेशन फंड क्लाइमेट इनोवेशन एक्सेलरेटर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनने में मदद करने के क्रम में स्थानीय स्तर पर संचालित अनुकूलन प्रथाओं का समर्थन किया जाता है। अगर हम लोग भारत के प्रयासों की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का जलवायु लचीलापन एवं अनुकूलन खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% था। वित्तीय वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण 13% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 में 17% हो गया। UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं सत्र में भारत ने अपनी राष्ट्रीय स्तर पर अभी निर्धारित योगदान के रूप में 5 अमृत तत्व पंचामृत प्रस्तुत किए। जलवायु वित्त पोषण, तो इसका तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण से है, जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्त पोषण स्रोतों से प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन एवं अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना है। और आप देखते हैं कि UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों से अपेक्षा की गई है वे समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का पालन करते हुए विकासशील देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करें। ये बार बार बात होती है ना जलवायु परिवर्तन की। इस जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य है तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से। ऐसे बदलाव प्राकृतिक कारणों से भी हो सकते हैं और मानवजनित कारणों से भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के बारे में इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर उसका जवाब दे पाएंगे। और हाँ, निबंध में भी इस तरह के पॉइंट जो है ना, रिपोर्ट है ना, उसका उपयोग आप लोग वहां कर सकते हैं। अब आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।